इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्टिक को लटका दिया गया, 1 मीटर लेंथ है और इसका मास दिया हुआ था कुछ 200 ग्राम। स्टिक का मास 200 ग्राम, इसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम। स्मॉल एम कैपिटल एम नाम दे दिए और ये रस्सी से लटका दिया गया, स्ट्रिंग से लटका दिया गया। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो कर देंगे तो ए पॉइंट के सी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो करते हैं। ये स्टिक था, एक फोर्स यहां लग रहा था T1, एक सेंटर पे लग रहा था mg और एक थोड़ा सा हटके लग रहा था 70 सेंटीमीटर पे mg और यहाँ लग रहा था टेंशन T2। अब इसी पॉइंट को C बोलते हैं। इसके बाद टॉर्क लेना है तो T1 इसी से पास कर रहा है तो T1 का टॉर्क C के बाद 0 हो गया। अब ये mg का टॉर्क लेना तो ये डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, L/2 है। 50 सेंटीमीटर इंटू कैपिटल mg कर देंगे, ऐसे घुमाएगा इस तरह से घुमाएगा ये, तो लिख दिए प्लस 50 सेंटीमीटर इंटू mg, सेंटीमीटर में ही डाल रहे हैं, बाद में m का वैल्यू डाल दिया जाएगा। 50 सेंटीमीटर इंटू mg कर दिया हम लोग, 50 सेंटीमीटर इंटू mg कर दिया। इस वाले का टॉर्क देखिए, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 70 सेंटीमीटर, mg का भी इधर ही होगा, तो प्लस 70 सेंटीमीटर इंटू स्मॉल mg, ऐसा हो गया। और ये T2 है ऊपर, तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये टॉर्क दूसरे डायरेक्शन में देगा, तो माइनस 100 इंटू T2, ऐसा हो गया, इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया, इससे T2 निकल जाएगा। हम लोग कैपिटल mg स्मॉल mg दिया हुआ है, सॉल्व करके T2 निकालिए कितना है, तो 100 T2 इक्वल टू 50 mg प्लस 70 mg, ऐसा हो गया। तो T2 हो गया आपका 50 इंटू मास डाल दीजिए, मास ये 200 ग्राम का मतलब क्या हो गया 1/5 kg। अब 20 ग्राम का क्या हो गया मतलब 1/50 kg, या 0.2 डाल सकते हैं, 0.2 kg डाल दीजिए, इसको 0.02 kg डाल दीजिए, ये दोनों वैल्यू डाल दीजिए। तो 50 इंटू 0.2 प्लस 70 इंटू 0.02 और g को g रहने दीजिए, बाद में डालेंगे उसको, डिवाइडेड बाय 100। कितना आता है इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है इसको सॉल्व कर लीजिए, T2 निकल जाएगा। कितना आ गया ये, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, और उधर 0.2 इंटू 7 1.4 हो गया, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, 11.4 इंटू 9.4 और डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है, सॉल्व करके बताइए आप जल्दी से T2। उसी तरह से T1 निकाल सकते हैं आप, T2 के बाद टॉर्क ले लीजिएगा तो T1 निकल जाए। तो कितना आया वो सॉल्व करके हमको बताइए कितना आया, ये वाला वैल्यू कितना आया T2, 11.4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है, 11.4 इंटू 9.8 बाय 100 कितना आया। अब नेट टॉर्क अबाउट D 0.0 करते हैं, टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट D इक्वल टू 0। यही मीटर स्टिक था, टॉर्क लेने के लिए आप जान चुके हैं। इधर टॉर्क लग रहा है T2 और वेट है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, यहाँ से mg, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे बीचों बीच कैपिटल mg, और यहाँ टेंशन है T1। तो इस D पॉइंट के बाद टॉर्क लेना चाहते हैं तो T2 का टॉर्क D के बाद 0 हो जाए, और ये mg जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, इसका टॉर्क इधर होगा, तो प्लस mg इंटू 30 इंटू mg, 30 सेंटीमीटर इंटू mg, ऐसा होगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों तरफ रखेंगे तो कट जाएगा। फिर इसका टॉर्क लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है 50 सेंटीमीटर, ये दूरी है 50 सेंटीमीटर, mg इंटू 50 हो जाए, तो 50 सेंटीमीटर इंटू कैपिटल mg, इसी डायरेक्शन में होगा। और T1 का टॉर्क लेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर है, इसका उल्टा टॉर्क होगा, इसलिए -100 इंटू T1 करते हैं। तो जो ज्यादा था उसको प्लस ले लिए, दो गो एक साइड था तो प्लस मान लिया, उसको माइनस मान लिया।
तो T1 निकल जाएगा हम लोग का 100 T1 उस साइड कर दिए, 50 इंटू कैपिटल M दिया था 0.2 kg और स्मॉल m दिया था 0.02 और G बाहर चला गया डिवाइडेड बाई ये 100 भी लाख डाल देते हैं यहाँ, तो इधर से 100 मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो गया 5 इंटू 2 10 और ये 0.2 इंटू 3 0.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू G, ये फाइनली 10.6 इंटू 9.8 और डिवाइडेड बाय 100 हो गया। इसको सॉल्व करके आपसे बार बार हम पूछ रहे हैं कितना आता है, जल्दी वैल्यू बताए कोई स्टूडेंट। फिर दोस्त, और यहाँ भी लिखा हुआ है T2 कितना आया था, ये पहले इसके अबाउट टॉर्क लिए थे T1 के अबाउट, ये C पॉइंट के अबाउट, तो उससे T2 निकल गया था और D पॉइंट के अबाउट लिए तो T1 निकल गया। कितना आ गया जल्दी बताइए। ये आया था 11.4 इंटू 9.8 बाय 100, तो T2 आया 1.117 कुछ बोल रहा है। T1 कितना आया, T1 1.0388। अब इसको चेक करना है आपको कि ये सही आया कि गलत आया है। 10.38 11.17 10.38 बोल रहा है, 11 और 10 है कि 1 पॉइंट है, 100 था तो 1 ही आएगा। ये लगभग 100 होगा, 100 बाय 100 1 आएगा करीब, ये लगभग 100 बाय 100 1 आएगा। हाँ, अब इस दोनों को ऐड करके देखिए, आप दोनों को ऐड करके देखिए टोटल वेट के, और चेक करने के लिए वर्टिकल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम चेक कीजिए। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, इसको चेक करेंगे तो ऊपर वाला सारा फोर्स इक्वल टू नीचे वाला होना चाहिए। ऊपर वाला T1 प्लस T2 था, वो बराबर mg प्लस mg हो जाना चाहिए। T1 प्लस T2 देखिए mg प्लस mg आ रहा है कि नहीं आ रहा है, m प्लस m करेंगे तो ये हो गया 0.22 इंटू जी, 0.22 इंटू जी 9.8, 0.22 इंटू 9.8 कितना आता है, जरा मल्टीप्लाई करो तो 0.22 इंटू 9.8 कितना आता है, ये वाला वैल्यू 0.22 इंटू 9.8, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0.22 होगा इंटू 9.8 जी हो गया तो 2.156। अब उन दोनों को जोड़ो, टेंशन को जोड़ो तो T1 T2 जोड़ के देखो, T1 प्लस T2 कितना आता है, जो निकाला है T1 T2 दोनों जोड़ के देखो कितना आता है, उतना ही आ रहा है। T1 प्लस T2 कितना आ रहा है, यस, तो चेक हो गया कि सही है हम लोग का आंसर। हाँ ठीक, तो चेक हो गया कि सही है, तो ये चेकिंग में कर लिए काम। तो क्या देखा इस क्वेश्चन में, इसके बाद टॉर्क ले लिया तो इसका टॉर्क 0 हो जाता है, T2 निकल जाता है इक्वेशन में। इसके बाद टॉर्क लेगा तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, T1 निकल जाएगा, है ना। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम से चेक कर लिया तुम सही है कि गलत है। यही रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन होता है इसी तरह का। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क 0 और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क 0, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। अब क्वेश्चन कह रहा है एक और, a uniform ladder of length 10 मीटर, एक लैडर है उसका लेंथ 10 मीटर and mass 16 kg is resting against a vertical wall, making an angle of 37 with it, making an angle of 37 degree with it. अब
फ्रिक्शन फोर्स चैप्टर में इस तरह का सवाल साहिल भेजा था, तो उसमें टॉर्क निकालने नहीं जानता था, अब तुम टॉर्क निकालने जान गया है, तो नेट फोर्स जीरो करना है, नेट टॉर्क जीरो करना है, इस तरह के सवाल। द वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस, ये वर्टिकल वॉल फ्रिक्शनलेस कह रहा है, बट द ग्राउंड इज रफ, बट द ग्राउंड इज रफ। तो अब टॉर्क जान गया, तो यही सही जगह है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। अब कह रहा है इलेक्ट्रीशियन weighing 60 kg climbs up the ladder, बिजली मिस्त्री सीढ़ी पे चढ़ गया, सीढ़ी लगा के और बिजली मिस्त्री सीढ़ी पे चढ़ गया, घर में कोई पॉइंट ठीक कर रहा होगा बल्ब का, at a point 8 meter from the lower end, एक पैर की लंबाई होती है 1 मीटर, तो 10 मीटर का लेंथ का लेडर है और 8 मीटर पे इलेक्ट्रीशियन है। What will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What will be the normal force and force of friction? Normal force and force of friction. तो कंसेप्ट क्लियर है कि नेट टॉर्क जीरो और नेट फोर्स जीरो करके सवाल को बनाना होता है। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर, उसी को ध्यान में रख के आप कीजिए। बाय द ग्राउंड, जो रफ सरफेस बोल रहा है वहां फ्रिक्शन लगेगा, और जो स्मूथ सरफेस है वहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा। What should be the minimum coefficient of friction? Should be the minimum coefficient of friction. कम से कम फ्रिक्शन लगने का मतलब हुआ, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखने का मतलब हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स वहां मैक्सिमम तक पहुंचे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू वर्क सेफली, ये क्वेश्चन तो बनाइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कीजिए, तो जैसा क्वेश्चन दिया उस तरह से काम कीजिए। तो मान लीजिए कि ये दीवार है, ये ग्राउंड है, इसमें मान लीजिए 10 मीटर का ये सीढ़ी है, तो लगा दिया एक इलेक्ट्रीशियन, इस सीढ़ी पे चढ़ गया, 8 मीटर पे चढ़ गया, 10 मीटर का सीढ़ी। तो सबसे पहले स्टेयर का वेट, ये सीढ़ी का वेट, स्टेयर नहीं है लेडर है, लेडर का वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके चलते जमीन को प्रेस करेगा तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, इधर भी प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ये लेडर पे मारेगा N2। सारा फोर्स एक्टिंग ऑन द लेडर दिखा रहे हैं। ये 5 मीटर हुआ लोअर एंड से, 8 मीटर पे इलेक्ट्रीशियन था, उसका वेट होगा कैपिटल mg, लेडर का वेट स्मॉल mg बोल देते हैं, इलेक्ट्रीशियन का वेट हो गया कैपिटल mg। ये 8 मीटर पे है, ये 5 मीटर पे है, टोटल 10 मीटर, यही सारे फोर्सेस हो गए। फ्रिक्शन दिखाते हैं। अब इसके चलते लेडर आगे की तरफ से रखना चाहेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा, N1 लिखे हैं तो यहाँ F1 लिख देंगे। अब ये स्मूथ है इसलिए इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो सबसे ज्यादा फिसलने का टेंडेंसी यही होगा। ये अगर रोक दिया तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं भी रहेगा तो पड़ा रहेगा। यहाँ अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन हो गया, ये रोक दिया तो उधर से नहीं सरके। तो क्वेश्चन यही है, तो F ही लिख देते हैं, खाली फ्रिक्शन को एक ही जगह लग रहा है, यहाँ पे स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। वर्टिकल वॉल बोला है स्मूथ है ना। तो चलिए इलेक्ट्रीशियन का था 60 kg, तो 60 G लगा दे, और लेडर का मास दिया होता 16, ये 16 G लगेगा इधर, बस यही हो गया। अब इस पॉइंट का नाम A देते हैं, इस पॉइंट का नाम B देते हैं, लोअर पॉइंट को A, हायर पॉइंट को B। अब नेट टॉर्क अबाउट A0 कीजिए, एक इक्वेशन बनेगा, नेट टॉर्क अबाउट B0 कीजिए, दूसरा इक्वेशन बनेगा, और N1 N2 निकाल लीजिए और चेक कर लीजिएगा भाई वर्टिकल इक्विलिब्रियम से
ये वेट बराबर टोटल अपवर्ड फोर्स, तो N1 ही खाली लग रहा है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से देखिएगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए, आगे वाला पीछे वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए हमेशा। नाच नहीं रहा है ये सीढ़ी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क के अबाउट ए 0 कर दीजिए, ए के अबाउट टॉर्क ने निकालिएगा, N1 ए से ही पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। ये फ्रिक्शन ये पॉइंट से ही पास कर रहा है, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो दो का टॉर्क नहीं निकालना, इसलिए ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जहाँ कम से कम टॉर्क निकालना पड़े। अब इसे स्मॉल mg का टॉर्क निकालना, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं अपनी मर्जी से, है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल 37 विद द वर्टिकल दिया था, तो थीटा इधर नहीं, यहाँ दिया हुआ है 37, तो थीटा 37 दिया हुआ है, वर्टिकल से दिया हुआ है थीटा 37। तो चलिए, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस निकालना होगा। ये डिस्टेंस, ये टोटल है आधा, मतलब 10 मीटर का आधा 5 मीटर है। तो वर्टिकल वाला ये एंगल हो गया थीटा, तो 5 cos थीटा ये हो जाएगा, 5 sin थीटा ये हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना था ये वाला मोमेंट आर्म, ये फोर्स है, ये दूरी चाहिए मेरे को टॉर्क निकालने के लिए। ये वाला डिस्टेंस इनटू फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। इस तरह का टॉर्क पैदा करेगा ये पॉइंट के। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 sin थीटा, तो 5 sin थीटा मतलब 37 डिग्री। तो साइन 37 डिग्री यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये 3 4 5 ट्रायंगल हो जाता है। तो साइन 37 3/5 है, कॉस 37 डिग्री आपका कॉस थीटा 4/5 है ना। थीटा 37 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मतलब वैल्यू बाद में डाल देंगे साइन थीटा। अब इसका टॉर्क निकालिए, mg है, ये लैडर का है, ये 8 मीटर दूरी दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। फिर ये थीटा हो गया, ये वाला दूरी निकालना होगा, तो 8 cos थीटा ये, 8 sin थीटा ये, तो 8 sin थीटा इंटू ये इलेक्ट्रिशियन का मास, इसमें लेडर का मास mg से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर 8 sin थीटा इलेक्ट्रिशियन का वेट से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। अब ये N2 फोर्स बचा है, N2, इसका टॉर्क निकालना होगा ये पॉइंट के बाद। इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे N2 को आगे बढ़ा दिया, और परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। ये थीटा है, तो ये वाला थीटा हो जाए अल्टरनेट एंगल, ये पूरा था 10 मीटर, ये 10 cos थीटा हो जाएगा। तो 10 cos थीटा टॉर्क हो जाएगा उल्टा, तो माइनस 10 cos थीटा इंटू N2, इस तरह से टॉर्क हो इक्वल टू 0। आप देखिए इसमें से सब चीज दिया हुआ है आपको, N2 निकल जाएगा। ये वाला पार्ट समझ में आया, टॉर्क वाला पार्ट, यस और नो? 3 फोर्स है, तीनों फोर्स का टॉर्क निकाले। यस, तो कितना आया था कैलकुलेट कीजिए। 3 फोर्स है, तीनों का टॉर्क निकाले। टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अलग अलग बच्चे की तरह ये लेडर था, इसके बाद टॉर्क निकालना है तुमको। तो ये वाला इसी से पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0 हो जाए। ये इसी से पास कर रहा है, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। ये बीचों बीच था mg, स्मॉल mg, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये वाला लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 5 मीटर, ये है थीटा 37 डिग्री, ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 sin थीटा। ये डिस्टेंस 5 sin थीटा इंटू mg ऐसे हो गया। इसके बाद टॉर्क, ए पॉइंट के बाद टॉर्क, ये मोमेंट आर्म हो गया इंटू mg फोर्स, वही 5 sin थीटा इंटू mg लिखे। इन दोनों का समझ गया था कि 0 होगा, अब इसका समझ गया ऐसे होगा 5 sin थीटा इंटू mg, वो लिख दिए। दूसरा यहाँ पे लग रहा था इलेक्ट्रिशियन का वेट, तो वो लग रहा था 8 मीटर पे, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया हुआ 8 मीटर, और इसका टॉर्क लेना है, कैपिटल mg का टॉर्क लेना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे इसमें, तो ये फोर्स के लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये थीटा दिया हुआ है, ये हो जाएगा 8 sin थीटा, 8 sin थीटा इंटू कैपिटल mg,
ये भी समझ गया आप। अब लास्ट में यहाँ पे टॉर्क ये N2 ऐसे लग रहा है, इसका टॉर्क निकाला था, इसके लाइन को बढ़ा दी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी, इधर थीटा दिया हुआ था तो ये भी थीटा हो गया, ये पूरा है 10 मीटर, ये हो जाएगा 10 तो 10 cos थीटा इंटू N2, 10 cos थीटा इंटू N2 उल्टा हो गया तो माइनस लिख दिए, और इस तरह से नेट टॉर्क इक्वल टू 0 हो गया। ये क्वेश्चन बन गया। N2 411.6 बता रहा है, इसको सॉल्व कर लिया अंशुमन और निकाला N2 411.6। देखिए चेक कर लीजिए, यही आ रहा है, सारा वैल्यू डाल दीजिए। 5 साइन थीटा कितना है 3/5, तो ये बच जाएगा 3 इंटू mg, mg दिया हुआ था, स्मॉल mg दिया था 16g, और प्लस 8 साइन थीटा 3/5 इंटू mg 60g, और बराबर N2 10 cos थीटा 4/5 इंटू N2। ये N2 निकालना था, इससे वो निकाला है, देख लीजिए वही आएगा। 5 कट गया, 5 से 1 कटेगा 1.6, ये 16 इंटू 3 इंटू 6, ये 16 हो गया इंटू 3 दोनों तरफ है 48g, तो 1 प्लस इसका 0 इसमें दे दिया, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, बचा 6g, तो 6 ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाय ये कट गया 2 से 8, यही N2 हो जाएगा, तो 8 से कट गया 7 इंटू 6 42 इंटू जी, 42g आया। अब 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 10 लीजिएगा तो 420 हो जाएगा। 9.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है N2 42g आया, सब कट कटा गया। उसी तरह से टॉर्क अबाउट बी पॉइंट ले लीजिए, या बिना टॉर्क लिए भी बना सकते हैं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम देख लीजिए, या इधर स्लाइड नहीं कर रहा था हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देख लीजिए, तो फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। आपका N2 निकला है, तो फ्रिक्शन नहीं पता है आपको, तो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू इंटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर लगेगा तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड पूछ रहा था, बाय द ग्राउंड पूछ रहा था। तो पहले N2 निकाल लीजिए, N2 निकालिए नेट टॉर्क 0 करके, F लेकिन मालूम नहीं है आपको, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए, वर्टिकल भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से आपका N2 निकल जाए, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए तो N2 नहीं निकलेगा, N1 निकलेगा, N1 बराबर mg प्लस mg होना चाहिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ये N1 mg प्लस mg, उसको फ्रिक्शन से मतलब नहीं है वर्टिकल इक्विलिब्रियम को, N1 ऐसे ही निकल गया हमारा, ये 16g अब प्लस 60g 76g आ गया N1। अब N1 इतना है तो फ्रिक्शन कितना होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम आ जाए, कितना फ्रिक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो फ्रिक्शन अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से देखिए आप, ये रेस्ट में होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से फ्रिक्शन निकलेगा, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में बाएं वाला फोर्स इक्वल टू दाएं वाला फोर्स, तो F को N2 बैलेंस करना चाहिए, F बराबर N2 हो गया, N2 आपका वही 42g होना चाहिए फ्रिक्शन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा था। अब जी से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकालते जाइए जल्दी से, कितना आता है हमको बताइए फटाफट। 41 नंबर का आंसर, तो 745 न्यूटन लिखा हुआ है, N1 412.553 म्यू, N1 N2 पूछ रहा था। चार सौ बारह, इसको राउंडिंग कर दिया 412 आ जाएगा लगभग, 412 दिया हुआ है। और क्या आया, दूसरा वाला कितना है 76 इंटू 9.8 कितना आता है 744.8, 744.8, तो 744.8 राउंडिंग कीजिए 745 न्यूटन आ जाएगा, N1 N2 आ गया।
और फ्रिक्शन कितना चाहिए आपको इसके लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो मैक्सिमम अगर जितना अभी फ्रिक्शन चाहिए, मैक्सिमम अगर फ्रिक्शन यूज कीजिएगा तो दूसरे पार्ट के लिए निकालेंगे। फ्रिक्शन अभी इतना चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए, और ये अगर मैक्सिमम हो, सेकंड पार्ट में बोला था कि भाई अपने मैक्सिमम औकात तक फ्रिक्शन पहुंचा दिए, इतना ही वैल्यू हमको चाहिए फ्रिक्शन का, तब म्यू कितना लेंगे अगर मैक्सिमम के लिए यूज करेंगे। इफ मैक्सिमम फ्रिक्शन इज यूज्ड, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज यूज्ड, तब म्यू इंटू n2 फॉर्मूला लगाइएगा। फ्रिक्शन कहाँ दिखाए थे, नीचे में ना, म्यू इंटू n1 बराबर f हो जाएगा, तो म्यू बराबर हो गया f बाई n1। f निकाले थे आप 42 जी, और n1 आपका निकला था 76 जी, तो 42 बाई 76, ये 4 से कटेगा, दो से काट दिया, 21 बाई 38 कितना आता है, 21 बाई 38, दो से कट गया, 0.55 का जरूरत पड़ेगा। अब इसी में सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में दिया है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में दिया है इसी में, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए। इतने मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज किए तो इतना म्यू रखने पे एकदम लास्ट पॉइंट पे अटका रहेगा। अब इससे अगर 1 किलो ज्यादा भी जो है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिशियन को, तो अगर इतना ही फ्रिक्शन रखिएगा तो फिर फ्रिक्शन का और डिमांड होगा, जो कि नहीं मिलेगा तो फिर फिसल सकता है। इसी का सेकेंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट in our problem, suppose the coefficient of friction between ground and the ladder is 0.54, the mu equal to 0.540, कम फ्रिक्शन लिया है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ ए मैकेनिक, मैक्सिमम वेट बोल रहा है, ऑफ ए मैकेनिक, maximum weight of a mechanic who could go up, कितना वेट वाला जो है इलेक्ट्रिशियन ऊपर जाएगा, एंड डू द वर्क फ्रॉम द सेम पोजीशन ऑफ द लैडर, वर्क फ्रॉम द सेम पोजीशन ऑफ लैडर, हाइट फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रिशियन को वहीं पे खड़ा होना है, क्योंकि उतना ही हाइट पे बल्ब लगा हुआ है, उसको ठीक करना है, बल्ब का हाइट तो चेंज होगा नहीं, तो जिस मैकेनिक का वेट कम है उसको ऊपर चढ़ाइएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अब कम रखें आप, अब उतने वेट वाला चढ़ेगा तब तो फिसल जाएगा लैडर, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर सकता है आदमी, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सफिशिएंट नहीं है जितना पहले क्वेश्चन में निकाल, तो 16 केजी का लैडर, 16 केजी वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं जा करके दूसरा इलेक्ट्रिशियन को भेजिए, तो वही पूछ रहा है कितना वेट वाला को भेजिएगा। तो रिपीट कीजिए फिर क्वेश्चन को आप, म्यू इस बार दे दिया आपको, है ना, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम यूज करके आपने का काम करना है, आपको वेट को फिक्स करना है। उसी तरह से यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1, फ्रिक्शन मैक्सिमम यूज कर रहे हैं आप, मैक्सिमम यहाँ भी यूज कर रहे हैं F, ये तो स्मूथ ही है, वेट जो है बीचों बीच लैडर का लगेगा, स्मॉल mg, इलेक्ट्रिशियन वही 8 मीटर पे रखना है आपको, कैपिटल mg, ये 5 मीटर पे वेट है, इलेक्ट्रिशियन आपका 8 मीटर पे है, पूरा लैडर का वेट 10 मीटर है ना, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ N2 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कम है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए पहले म्यू N1 से, मैक्सिमम यूजिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको पूरा यूज करना है और आदमी का वेट फिक्स करना है, इसका M निकालना है, कैपिटल M निकालना है कितना हो,
तो यूजिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो F इक्वल टू म्यू इंटू N1 बोलेंगे हम लोग, है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। म्यू दिया हुआ है आपको 0.54, N1 देखिए वेट से पता चलेगा, तो N1 हो जाएगा mg प्लस mg। तो लैडर का 16 जी था और 60 kg था, तो वो अब 60 नहीं रहेगा, तो 16 प्लस m इंटू जी कीजिएगा। इतना वर्टिकल इक्विलिब्रियम से ये इक्वेशन कैसे आया, नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला, दिस इज फ्रॉम वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ये N1 आपका इतना होना चाहिए, है ना। और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से आप देखिएगा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से आपका फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, N2 के बराबर, F बराबर N2। यही वाला फोर्स है इसको, और ये वाला फोर्स को रोकने के लिए यही फ्रिक्शन है, F बराबर N2 होना चाहिए। N1 N2 में रिश्ता आ गया, यहाँ पे डाल देंगे N2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2, N2 बराबर हो गया आपका 0.54 इंटू 16 प्लस m इंटू जी। अब N2 आपका निकल जाता है, इसके बाद टॉर्क लीजिएगा तो इन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा, एक के बाद टॉर्क ले लो, जैसे पहले निकाले थे उसे निकालिए, इस दोनों का टॉर्क 0, mg का टॉर्क हो जाएगा, ये थीटा यहाँ पे है, mg मतलब 16g तो साइन थीटा 5 साइन थीटा, 16g इंटू 5 साइन थीटा, ये भी थीटा हो गया जैसे हम लोग पहले निकाले थे, प्लस कैपिटल M नहीं दिया है, कैपिटल mg इंटू 8 साइन थीटा, और बराबर N2 इक्वल टू नेट टॉर्क 0 कर दिए, तो ये माइनस आता तो इक्वल टू कर दे रहे हैं, या माइनस कर दिए, N2 इंटू 10 साइन 10 कॉस थीटा आया था इक्वल टू 0। अब N1 इसे N2 निकल जाएगा, ये वाला डाल दीजिए N2 इसमें, सॉल्व कर दिए, M निकल जाएगा। जल्दी कीजिए, कितना आता है निकाल के फटाफट बताइए कितना आया। तो उधर हो गया 60 इंटू 8 5 80 साइन थीटा 3/5, और प्लस M नहीं पता है, और इंटू 8m साइन थीटा 3/5, और g रहेगा इधर N2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा 4/5। अब N2 का वैल्यू यहां से निकाले थे, वो लाके इसमें पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो लैडर का वो इलेक्ट्रिशियन का वेट आ जाएगा, ये कट गया 1848 हो गया, और प्लस ये 4.8 m हो गया, और इंटू जी कट जाएगा, N2 का वैल्यू डालते हैं, ये 5 से 2 से कट गया 8 N2 का वैल्यू यहां से डालते हैं 0.54 इंटू 16 प्लस m इंटू जी कट जाए, m निकालिए यहां से कितना आया, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.32 हो गया ये, और इंटू 16 प्लस 4.32 इंटू m, 4.32 इंटू m को उधर ले चलते हैं, 4.8 माइनस 4.32 m, बराबर यहाँ 4.32 इंटू 16 माइनस 48, m निकल जाएगा, m कितना आया बताइए, m बराबर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके घटाइए, 69.12 आ रहा है, डिवाइडेड बाई, इसको घटा दीजिए, कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करके जब बता फिर दोस्त कितना आया,
सॉल्व करके पूरा एग्जैक्टली आता है 44 kg। एग्जैक्टली आ जाता है। यस, यही हो जाएगा आंसर। तो पहले 60 kg का इलेक्ट्रिशियन था, अब 44 kg का इलेक्ट्रिशियन को चलाना होगा। ठीक, तो समझ गए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0 करने के लिए तैयार रहिए और सॉल्व करते जाइए, आंसर आता जाए। तो होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर आपका ये 42 तक हम कर दिया, 43 से 44 होमवर्क में हो गया, 43 to 44, 45, 43 to 45। ये 4 क्वेश्चन में 43, 44, 45 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, 43, 44, 45। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे जो है देखिए, मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है और ये रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन ऑफ राउंड शेप्ड बॉडी on inclined plane, on rough inclined plane. Rolling motion of round shaped body on rough inclined plane. ये आपके स्कूल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, जिसको पहले बता देते हैं। फोर्स एनालिसिस, टॉर्क एनालिसिस करके कर सकते हैं आप क्वेश्चन। यहाँ पे एक राउंड शेप्ड बॉडी है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कोई भी चीज दे सकता है जिसका क्रॉस सेक्शन राउंड हो या जिसका प्रोजेक्शन राउंड मिले आपको प्लेनर मोशन में। तो ये एच हाइट से गिराया जा रहा है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एच हाइट से गिराया जा रहा है, थीटा इंक्लिनेशन, और रफ है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको मिनिमम कितना चाहिए ताकि नो स्लिप हो, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मास इसका m मान लेते हैं हम लोग, रेडियस r मान लेते हैं। अब ये h साइड से गिर रहा है, तो कितने टाइम में यहाँ पे आ जाए वो भी निकालना है। साथ में जो है आपको ये भी पता करना है कि भाई जो है, ये भी पता करना है साथ में कि कितना वेलोसिटी यहाँ पे होगा रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे जब गिरेगा तो इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना हो, है ना, ये सब निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगा, यहाँ से गिराएगा तो नाचने वाला स्पीड बढ़ता जाएगा, तो ओमेगा भी निकालना है कितना है फाइनल ओमेगा। इनिशियल ओमेगा 0 दिया होगा रेडियन पर सेकंड, शुरू में यहाँ पे रख के सिंपली रिलीज कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, वो भी निकालना। ये वेलोसिटी आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो a round shaped body is released from rest, body is released from rest at a height h above the horizontal on a rough inclined plane, on a rough inclined plane। तो आपको क्या करना है पहले, तो फाइंड नंबर पर वेलोसिटी of center of mass of the body at the bottom of incline। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालिए, फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, angular velocity of the body at the bottom of incline। फिर तीसरा angular acceleration
ऑफ द बॉडी। चौथा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। पांचवा, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट बॉटम। कितने टाइम में जमीन पे आ जाएगा। छठा क्वेश्चन, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर नो स्लिप। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। 6 क्वेश्चन है फॉर नो स्लिप। छह क्वेश्चन है। अब यही 6 क्वेश्चन जो है ना, बार बार हर एग्जाम में कभी रिंग बोल के दे देता है, कभी डिस्क बोल के दे देता है, कभी हॉलो स्फीयर बोल देगा, कभी सॉलिड स्फीयर बोल देगा, कभी हॉलो सिलेंडर बोल देगा, कभी सॉलिड सिलेंडर बोल देगा, और निकालना है सारे क्वेश्चन को। तो हर एग्जाम में घुमा फिरा के देते रहता है। आपको एग्जाम जब होगा स्कूल में तो एक क्वेश्चन इस पे जरूर रहेगा, श्योर शॉट। तो हम सारे के लिए 6 के लिए एक ही में बना देंगे, 6 वो एक साथ बना देंगे हम लोग जनरल। उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लैम्डा mr स्क्वायर लिख दो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैम्डा mr स्क्वायर रख दो। रिंग के लिए आप जानते हैं, या हॉलो सिलेंडर के लिए लैम्डा 1 हो जाता है। हम लैम्डा के टर्म में आंसर ला देंगे। तो रिंग के लिए होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर के लिए भी mr स्क्वायर, है कि नहीं। फिर जो है हॉलो स्फीयर के लिए लैम्डा का वैल्यू 2/3 हो जाता है, 2/3 mr स्क्वायर। 1 के बाद 0.66, उससे कम यही होता है। फिर डिस्क के लिए या सॉलिड सिलेंडर के लिए लैम्डा 0.5 हो जाता है, लैम्डा हाफ हो जाता है, हाफ मतलब 0.5। तो सबसे ज्यादा ये हुआ, उससे कम ये हुआ, उससे कम ये हुआ। फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए सबसे कम लैम्डा होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए लैम्डा 2/5 होता है, 0.4। तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लैम्डा हम लिख दिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टाइम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। कंपटीशन करा दिए, 6 को गिरा दिए, तो कौन सबसे बाद में पहुंचा, कौन सबसे पहले पहुंचा, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम पूछ रहा है। उसी तरह से वेलोसिटी किसका सबसे ज्यादा होगा, नीचे में 6 को गिरा दिए तो किसका जो है वेलोसिटी सबसे कम होगा। पूछ रहा है लैम्डा को क्यों लिए हैं सर, कहाँ लैम्डा लिए है, कहीं नहीं कुछ लिए हैं। कुछ लिए हैं क्या किसी का, कुछ नहीं लिए हैं, कहीं कुछ नहीं लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें डालना होगा, जो होगा वो तुम डालना, जो ऑब्जेक्ट बोलेगा वो डालना। हम पढ़ा रहे हैं जैसे बेंजीन, जैसे जो है जैसे बेंजीन, जैसे एल्केन पढ़ना है, तब एल्केन पढ़ने का तरीका क्या होता है, मीथेन अलग पढ़ाइए, इथेन अलग पढ़ाइए, प्रोपेन अलग पढ़ाइए, ब्यूटेन अलग पढ़ाइए। तो मास्टर क्या पढ़ाता है, एल्केन पढ़ा देता है, तुम मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सब पढ़ लेता है जनरल। तो तुम नहीं डालना लैम्डा, तुमको तकलीफ है तो तुम डालना 1 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता है ना जी, रिंग का mr स्क्वायर, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डालना है। हम 6 सवाल एक बार बनाएंगे, इसलिए लैम्डा डाल देंगे, और तुमको बोल देंगे कि जो बोलेगा उसका लैम्डा डाल देना। क्यों कहते हैं लैम्डा को, क्या कहते हैं लैम्डा को, रुको अनम्यूट कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं वही समझ में हमको नहीं आ रहा है। क्यों, कहाँ कुछ कहते हैं लैम्डा को, कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं लैम्डा को, कुछ नहीं कहते हैं। अनम्यूट कर रहे हैं, हाँ बोलो, क्या बोल रहा था सर। आप बताए थे लैम्डा का कुछ स्पेसिफिक नेम। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, नंबर है वो, नंबर, ये सब नंबर है। हम जबरदस्ती वो नाम दे दिए थे कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, कहीं लिखा हुआ तुमको नहीं मिलेगा। अलग अलग शेप का है तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, अलग अलग रंग रूप है, इसलिए उसका नाम बोल दिए कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है
लीनियर मास डेंसिटी नहीं है। अब पी को तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो पी को पुलिंग फोर्स बोलते हैं। तो तुम बोलेगा यहाँ 10th में प्रेशर पढ़े थे, पी को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो जो चैप्टर पढ़ते हैं, जो रिलेवेंट चीज, जो टॉपिक पढ़ते हैं, उसके हिसाब से नाम देते हैं। जो चैप्टर पढ़ते हैं वहां जो यूज हो रहा है उसके हिसाब से नाम देते हैं। तो जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में बोलेंगे और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो पी को पुलिंग फोर्स बोलेंगे। जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे तो पी को लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं। तो नाम से कोई मतलब नहीं है, ये सुविधा के लिए डाले हैं, कैलकुलेशन हम लोग को इजी हो जाए। नहीं तो हर एक 6 सवाल बनाना पड़ेगा, 6 बार, 36 बार बनाना पड़ेगा मेरे को। हम एक ही बार बनाएंगे, एक सवाल को एक बार मतलब 6 बार बनाएंगे। 6 क्वेश्चन है, 6 बार बनाएंगे तो 6 का निकल जाएगा। या नहीं तो रिंग लेके खाली चलेंगे तो mr² डालेंगे ICM, डिस्क लेके चलेंगे तो हाफ mr² ICM डालना होगा। हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 डालना पड़ेगा आई का वैल्यू, वो नहीं डाल के हम लैम्डा mr² डाल देंगे और बोलेंगे तुमको कि लैम्डा का वैल्यू अलग अलग नाम के लिए अलग अलग होता है, वो तुम पुट कर देना। वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया एक। mr² के बगल में जो आता है न्यूमेरिक, उसका नाम दे दिए हम, कुछ नाम दे दिए x, हटाओ लैम्डा, ने कोई जरूरी नहीं कि लैम्डा दे, x नाम दे दिए समथिंग। x इज ए न्यूमेरिकल फैक्टर। चूंकि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग आता है इसलिए उसको कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर बोल सकते हैं। x mr² लिख दो तुम, x का वैल्यू सबके लिए अलग अलग डाल देंगे, बस हो जाएगा, सबका आंसर आ जाएगा। तो सबको x के टर्म में निकाल देंगे, कोई जरूरी नहीं कि लैम्डा ही लिखे, x लिख देंगे, है ना? क्या लिख देंगे? x। तो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अब निकालना काम शुरू करते हैं। वो जब क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा तुमको क्यों उसको डालने से क्या सुविधा होगा। सारा सवाल एक साथ बन जाए, नहीं तो अलग अलग करने में फिर दिक्कत होगी। अलग अलग बनाने में तब 36 बार बनाना पड़ेगा। रिंग के लिए 6 बार, डिस्क के लिए 6 बार, हॉलो स्फीयर के लिए 6 बार, सॉलिड स्फीयर के लिए 6 क्वेश्चन था, तो सबके लिए अलग अलग बनाएंगे तो 36 बार बनाना पड़ेगा। तो मेन काम है इसमें सीखना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसको छोड़ दो। तो मान लो किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं किसी भी जगह क्या क्या होगा। तो वेलोसिटी निकालने का एक तरीका होगा भाई, क्या क्या होगा, फोर्स एनालिसिस देखो पहले, क्या क्या फोर्स लगेगा। अब ये तुम तरबूजा एक ऊपर से गिरा दिया है तो उसका वेट लगेगा mg, ग्रेविटी खींचेगा mg वेट नीचे की तरफ। अब ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स L लगेगा इधर ऊपर की तरफ। और क्या फोर्स लगेगा इसमें, और कोई फोर्स तुमको दिख रहा है? इसके अलावे इस वेट का कंपोनेंट जो होगा इधर mg sin थीटा, अगर ब्रिक्स गिरा देंगे, ब्रिक्स ईटे को गिरा देंगे तो ईटा जो है खाली एक्सलेट करेगा इधर वेट के चलते, घिस के आएगा, घिसाते हुए आएगा ईटा। इस किताब पे दूसरा किताब गिरा दिए, ये बुक है और इंक्लाइन कर दिए ऐसे, और इस पे दूसरा किताब गिरा दिए ऐसे, ये क्या होगा, घिसते हुए, यहाँ से गिरा है घिसते हुए आया, ये किताब क्या हुआ, इस पे घिसते हुए आया। एक बुक पे दूसरा बुक गिरा देंगे तो घिसते हुए आएगा, रगड़ाते हुए आएगा, फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन इसको रगड़ाना नहीं, ये घूमना है। तो ये वेट का जो कंपोनेंट डोमिनेंट है, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कर देगा इधर ACM, और ACM होने से इसका वेलोसिटी होगा, टाइम बीतेगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, VCM होगा। तो लेकिन नाचने के लिए ओमेगा भी होना चाहिए हम लोगों को, इसको रोटेट कराने के लिए। नो स्लिप का क्वेश्चन करना है तो रोटेट कौन कराएगा, इसमें कोई टॉर्क तो पैदा करना चाहिए। ये तीनों, ये दो ही को फोर्स है, उसी का कंपोनेंट वहां दिखा रहे थे, तो 2 गो फोर्स है, इसका कंपोनेंट इधर आ जाए, तो दोनों तो सेंटर से पास कर रहा है ये दोनों फोर्स, तो कोई टॉर्क नहीं पैदा करेगा। तो फ्रिक्शन इसको नचाने का है, तो बढ़ रहा है ऐसे आगे, इसको चूंकि नीचे आना है इसलिए फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, वो टॉर्क पैदा करे। फोर्स इनटू ये रेडियस कर देंगे तो ये टॉर्क पैदा करेगा, तो इसको नचाने का कैपेबिलिटी पैदा करेगा, ये रोटेट करते हुए भागेगा। इसलिए इसमें फिक्स्ड है, फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ लगेगा, और वो ताकि इसको नचा पाए, और नचा के इतना ओमेगा कर दे कि ओमेगा इक्वल टू VCM बाय नो स्लिप वाला जो कंडीशन होता था वहां पहुंचाने का कोशिश करेगा, ताकि ग्रिप बना के ये दौड़े।
तो उतने उसके लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन यहाँ पे होना चाहिए कि इतना टॉर्क वो पैदा कर दे और इतना ओमेगा पैदा कर दे तो ओमेगा VCM बाय R हो जाए, नो स्लिप के लिए जो हम लोग पढ़े थे। इसलिए फ्रिक्शन इधर की तरफ ले। सो देयर आर थ्री डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक इसका ग्रेविटी फोर्स, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, टेंजेंशियल कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। तो देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रोलिंग राउंड शिफ्ट बॉडी। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये घिसना है कि नहीं घिसना है इसको। तो घिस के नहीं आना, प्योर रोलिंग में आना है। तो प्योर रोलिंग में स्पाइन का वेलोसिटी 0 हो जाता है, ये तो पढ़ चुके हम लोग। इसका वेलोसिटी VCM इतना होगा और ओमेगा इतना होना चाहिए। ओमेगा आर इधर हुआ, VCM इधर हुआ, ये दोनों कैंसिल कर दे, इसका वेलोसिटी 0 कर दे। और जमीन का वेलोसिटी भी 0 है, ये ए डैश बोले ये ए बोले, तो VA बराबर ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है, ये तो चल नहीं रहा है, उसका वेलोसिटी 0 होगा, VA डैश 0 होगा। तो इसलिए इस VA का भी नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए, मतलब VCM माइनस ओमेगा आर 0 होना चाहिए, मतलब ए पॉइंट का नेट वेलोसिटी 0 हो गया। अब ये घिस नहीं रहा है, हर वक्त अलग अलग पॉइंट आएगा जमीन के कांटेक्ट में, और जैसे ही आएगा उसका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस 0 हो जाएगा। तो 0 वेलोसिटी हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0, तो फ्रिक्शन के चलते वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन के चलते स्मॉल टाइम में वर्क डन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ए पॉइंट का जो पॉइंट टच कर रहा है इसका नाम ए दिए, VA इंटू dt, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डॉट फ्रिक्शन के साथ कर देंगे तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। अब तुम्हारा इंस्टेंटेनियस जब भी आता है, जो भी पॉइंट आता है उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, जो टच करता है पॉइंट, एकदम टच करने वाले पॉइंट का नाम ए दिए, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो ये F डॉट भी 0 हो जाएगा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक नहीं है, स्टैटिक नेचर का हो, स्लिप नहीं कर रहा है ये पॉइंट, यहाँ वो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट में रह रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। हम लोग प्योर रोलिंग मोशन बोल रहे हैं, नो स्लिप करके। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो गया। फ्रिक्शन था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहे थे, और ये नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा वर्क डन, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसका ऐसा हो रहा है, तो ये तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के चलते भी वर्क डन 0 हो जाएगा। वेट के चलते वर्क 0 नहीं होगा, वेट का कंपोनेंट इधर mg sin थीटा आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वेट का कंपोनेंट के चलते वर्क होगा। तो सिर्फ वर्क हो रहा है यहाँ पे वेट के चलते, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं फ्रिक्शन लगने के बावजूद। फ्रिक्शन लगने के बावजूद क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 ही है। वर्क डन से हमको मतलब है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ 0, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय नॉर्मल, 3 गो फोर्सेस था, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, है ना। नॉर्मल रिएक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में है, क्योंकि उसके चलते कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। वेट कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके चलते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन बाय वेट इज नॉट 0, वर्क डन बाय वेट इज नॉट 0। तो जब सिर्फ वर्क डन वेट के चलते हो, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के चलते हो, वेट क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मेथड 1 हुआ बनाने का, ये चेक कर लिए भाई फोर्स कौन सा लग रहा है और वर्क किसके चलते हो रहा है, इतना सा चेक कर लिए जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए। ये चेक करने से पता चला सिर्फ वर्क के चलते वर्क हो रहा है, वर्क है वेट के चलते वर्क हो रहा है, वेट है कंजर्वेटिव फोर्स। तो मेथड 1 में हुआ, हियर वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इससे तुरंत बन जाएगा सवाल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टॉप टू बॉटम लगा दो, टॉप, बिटवीन टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। तो वेलोसिटी तुम्हारा पहला सवाल जो था तुरंत निकल जाए। तो चलो इतना चेक कर लिए हम लोग, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें लगा देते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। पहला सवाल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ये मेथड 1 बता रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ, डिसाइड कर लिए कि वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑल्दो फ्रिक्शन इज वर्किंग हियर, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 हियर and work done by normal reaction is 0. Only work is done by conservative force, that is weight. जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क होता है तब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। तो टॉप पे बोलो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी,
तो इसमें तुम सीख भी जाएगा कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ट्रांसलेटरी मोशन में लगता ही था, यहाँ भी लगेगा। तो टॉप पे वो रेस्ट में था, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, m मास है बॉल का, mgh या सिलेंडर का या स्फीयर का जो भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ mgh, और ये काइनेटिक में दोनों देखे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दोनों में से कुछ नहीं था। और ये ट्रांसलेशन वाला 0 है, और ये रोटेशन वाला भी 0 है। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जब वो घूमते 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 बॉटम पे आया, तो उसका वेलोसिटी मान लिया हम लोग VCM, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो वेलोसिटी VCM मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mVCM स्क्वायर। और ट्रांसलेशनल हो गया, ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल भी यहाँ लिखना पड़ेगा, तो स्पीड मान लेते हैं ओमेगा हो गया बढ़ के, हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। खाली ईटा अगर स्लाइड करके आता तब तो वहां फ्रिक्शन काइनेटिक लगता, तब उसके चलते वर्क होता, तो कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी नहीं लगाएंगे। और ये इस तरह का रोल कर रहा है, नो स्लिप होते हुए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस 0 हो जाता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी लगाएंगे। चलो सॉल्व कर दो उसको, कितना आंसर है। ये दोनों जोड़ के नो स्लिप के लिए हम लोग निकाले थे लेमडा प्लस 1 हाफ mVCM स्क्वायर, याद आ रहा होगा। तो नो स्लिप का कंडीशन लगा दो, नो स्लिप के लिए VCM माइनस ओमेगा आर VF हो गया, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट का वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू VCM बाय आर डाल दो और सॉल्व करो, उसको कितना आता है। तो उधर हो गया mgh इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ, यही ICM का वैल्यू अब रिंग के लिए डालना होगा, तो हमारे स्क्वायर डालेंगे, डिस्क के लिए डालना होगा हमारे स्क्वायर बाय 2 डालेंगे, तो हम जनरल डाल देते हैं लैम्डा mr स्क्वायर। इससे क्या होगा, 6वें सवाल का क्वेश्चन बन जाएगा। और ओमेगा को डाल दिए यहाँ से VCM बाय आर, ओमेगा डाल दिए VCM बाय आर इंटू VCM बाय आर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है। ये दोनों जब जोड़ के देखोगे, इधर यही दोनों है, ये हम लोग पहले ऑलरेडी किए थे, लेमडा प्लस 1 हाफ mVCM स्क्वायर, नो स्लिप का निकलवाए थे तुमको काइनेटिक में। जोड़ के देखो, आर स्क्वायर कट जाएगा, लेमडा टाइम्स हाफ mVCM स्क्वायर हो जाएगा, तो लेमडा प्लस 1 हाफ mVCM स्क्वायर हो गया। चूंकि पहले बता चुके हैं, तो ये डायरेक्ट भी तुम यूज कर सकता है। तो mm अब कट जाएगा, तो VCM निकल गया हम लोग। फाइनली VCM कितना आ गया, फाइनली VCM आ गया लेमडा प्लस 1 नीचे चला जाएगा, √2GH बाय लेमडा प्लस 1, 2GH बाय लेमडा प्लस 1 आ गई, 2GH बाय लेमडा प्लस 1 आ गई, √2GH बाय लेमडा प्लस 1। अब रिंग के लिए निकालना होगा, तो लेमडा का वैल्यू 1 डाल दो, डिस्क के लिए निकालना है हाफ डाल दो, सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है 2/5 डाल दो, हॉलो के लिए निकालना है 2/3 डाल दो। तो सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया ना, 6 का एक साथ। तो यहाँ पे रखा हुआ है लेमडा, अपना अपना डालते जाओ, 1 2 3 4, 4 पार्ट में तोड़े उसको, सब डाल देगा, क्योंकि हॉलो और सिलेंडर और रिंग का सेम होता है, हॉलो डिस्क और हॉलो सिलेंडर और रिंग का सेम होता है, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम होता है। ये 2 कम हो गया, इसलिए 4 पार्ट में बना, तो डाल दोगे सबका निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हो तुम, लेमडा जिसका ज्यादा उसका VCM कम, तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका है, रिंग का है, इसलिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रिंग का जो होगा या हॉलो सिलेंडर दोनों का सेम होता है लेमडा। लेमडा डालने से क्या फायदा हुआ, तुम खुद देख सकते हो। एक सवाल बनाना होता है खाली रिंग का तो 1 डालते, स्फीयर बनाना होता है 2/5 डालते, तो खाली उसी का आंसर आता। तो लेमडा डालने से फायदा हुआ कि सारे का आंसर अब जल्दी से आ जाए, वही फायदा होता है और कुछ नहीं, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो रिंग का वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि लेमडा सबसे ज्यादा है, ये है ही यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला हुआ है। फिर हॉलो स्फीयर का उसके बाद होगा वेलोसिटी, तो सबसे कम वेलोसिटी से रिंग पहुंचेगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर,
उसके बाद डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, ये क्वेश्चन पूछेगा तो तुम जवाब दे सकते हैं। सबसे ज्यादा वेलोसिटी से कौन पहुंचा है? सॉलिड स्फीयर, क्योंकि उसका लैम्डा सबसे कम है 0.4 है। तो सॉलिड स्फीयर का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के चलते जो है वो सबसे जल्दी, लैम्डा सबसे कम होगा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा वेलोसिटी से सॉलिड स्फीयर जमीन पे आए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है वेलोसिटी को। तो बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाइए, लिख दिए। तो सबका निकल गया वेलोसिटी। समझ में आया तो यस बोलो। साहिल समझ में आया जी लैम्डा का यूज? नहीं तो यहीं पे रिंग के लिए अलग डालता, 1 डाल के बनाता, डिस्क का हाफ डाल के बनाता, सॉलिड स्फीयर 2/5 डाल के बनाता, तो 6 बार बनाना पड़ता तुमको। अब आसान हो गया। तो जनरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है प्रॉब्लम, और कुछ बात नहीं। अब जब ये निकल गया तो ओमेगा निकल जाए तुम्हारा। तो ये लास्ट पॉइंट पे था, बॉटम पे था, बॉटम पे माने थे वेलोसिटी हम लोग इतना। तो अब ओमेगा हो जाएगा VCM/R, इसमें कुछ नहीं, खाली 1/R टर्म आ जाएगा। ये भी उसी तरह का ऑर्डर अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर ऐसा ही हो जाएगा, ऑर्डर इज सेम एज दिस। ये भी लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा, तो ऑर्डर उसी के जैसा हो जाएगा। तो ओमेगा भी निकल गया तुम्हारा, है ना। VCM निकल गया एनर्जी कंजर्वेशन से, ओमेगा निकल गया। नेक्स्ट, अब अल्फा निकालना है तुमको और ACM निकालना है, तो दोनों निकाल सकते हैं। तो वो सब चीज बाद में करेंगे, टाइम लगेगा उसमें। 6 क्वेश्चन था ना, उसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तुम निकाल के देखना, अब फॉर्मूला लगा देगा तुम, जो है ऊपर 0 था तो VCM इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू UCM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ACM इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तुमको मालूम है कितना दूरी गिरना है, h दूरी, एंगल कितना दिया था थीटा, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, सेंटर ऑफ मास। तो s कितना आ जाएगा जी, s sin थीटा इक्वल टू h हो गया, तो s हो जाएगा h बाय साइन थीटा। तो s तुमको दिया हुआ है h बाय साइन थीटा, और UCM तुमको दिया हुआ है 0, VCM तुम निकाल लिया, ACM निकल जाएगा ना। तो यहां से ACM कितना आ जाएगा तुम्हारा, VCM स्क्वायर, ये 0 ही हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, जो कि h बाय साइन थीटा। तो VCM निकाल ही दिए, इसमें डाल देगा दोनों, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल जाए। उसी तरह से अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा देगा, फाइनल ओमेगा के स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल ओमेगा के स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल व इंक्लिनेशन थीटा नहीं है, कितना एंगल से घुमा, तो वो तो तुमको दिया नहीं है, इसलिए ये इससे नहीं निकलेगा। तो तुमको कैसे निकलेगा, नो स्लिप के लिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखे, क्या, ACM माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0। नो स्लिप से ये ACM बॉटम पॉइंट पे हुआ ACM और एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ अल्फा, तो नो स्लिप के लिए इक्वेशन होगा ना ACM माइनस अल्फा आर, और जमीन का 0 था, तो ये पॉइंट का और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम कर देंगे, तो उससे तुम्हारा ACM निकल गया, तो अल्फा निकल जाएगा ACM बाय आर से। 4 क्वेश्चन तो हो गया, है ना। V इक्वल टू U प्लस AT लगाएगा तो टाइम भी निकल जाएगा। तो अब सारा क्वेश्चन तुम बन जाएगा तुम्हारा, तो बना के देखना जरा कितना आता है। चलो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है। समझ में आया ये, यस और नो?